हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो अपनी इस क्लास में हम यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसका सॉल्यूशन हम अपनी क्लास में कराते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, या नॉन परफॉर्मिंग एक्शन, नॉन पैकेजिंग एक्शन, या नॉन पब्लिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है नॉन परफॉर्मिंग एसिड। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड जिसे एनपीए भी बोला जाता है। ठीक है, एनपीए से आपको याद रखना है, एनपीए एक बैंकिंग प्रणाली का शब्द है। इसमें क्या होता है, जब कोई लोन 90 दिन के भीतर या तो उस लोन का मूलधन या फिर जो उसकी ईएमआई होती है अगर नहीं दी जाती, तो बैंक ऐसे खातों को 90 दिन के भीतर यदि ना दिया जाए, ईएमआई ना दी जाए और ना ही मूलधन चुकाया जाए, तो ऐसे खातों को बैंक एनपीए घोषित कर देती है। एनपीए घोषित कर देती है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स इसका फुल फॉर्म होगा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है। अमेठी में, अयोध्या में, ललितपुर में या बिजनौर में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ललितपुर में ये किया जाता है। बेसिकली शेरा नृत्य ललितपुर में किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इस नृत्य में इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंद्रदेव की इस नृत्य में पूजा की जाती है। और ललितपुर की मैं बात करूं तो ललितपुर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से कहाँ से लगती है, तो ललितपुर से ही लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यूपी के हम और नृत्यों की बात करें, यूपी के और कौन से नृत्य है, तो कजरी डांस यूपी में किया जाता है। कजरी यूपी में किया जाता है। पांडव नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो इसको भी यूपी में ही किया जाता है, यूपी और उत्तराखंड में। कजरी नृत्य, पांडव नृत्य। तीसरा बात करें हम चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य। फोर्थ बात करें हम तो कथक नृत्य, यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। ये कहाँ पर किए जाते हैं, तो यूपी में ही किए जाते हैं और आपको ये ध्यान रखने हैं। दूसरा, मैं अमेठी की बात करूं तो अमेठी के एक बहुत ही फेमस सूफी संत हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनसे आपको ध्यान क्या रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो रायबरेली में हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये अमेठी में आता है और जायसी नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बहुत ही फेमस, पद्मावत। पद्मावत पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई है। दूसरा आपसे पूछ ले किस भाषा में लिखी गई, तो ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना, अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में लिखी थी ये, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको लिखा गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं अयोध्या, तो अयोध्या किस नदी के किनारे पर है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। सरयू नदी के किनारे पर है। दूसरा, अयोध्या में बहुत ही फेमस राम मंदिर बना हुआ है। ठीक है, राम मंदिर, उसकी शैली आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी शैली में बना है राम मंदिर, राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में इसको बनाया गया है। आगे आपको याद रखना बिजनौर, अगर मैं बिजनौर की बात करूं तो यूपी में जो गंगा नदी प्रवेश करती है, यूपी में गंगा नदी बिजनौर से ही प्रवेश करती है।
यूपी में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से ही प्रवेश करती है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल या कोच या संगीत या नाटक? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछ ले अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब की गई? 1961 में की गई। खेल के क्षेत्र में बेसिकली ये दिया जाता है। दूसरा, इसमें कितने रुपए की राशि? तो 15 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड में दिए जाते हैं। और कांस्य प्रतिमा, अर्जुन की जो कांस्य की प्रतिमा है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा इसमें दी जाती है। ये आपको याद रखना। दूसरा, पहली बार 1961 में ही दिया गया था। कितने लोगों को? तो लगभग 20 लोगों को ये दिया गया था। लेकिन उनमें आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं, जिसमें आप पीके बनर्जी का नाम आता है। पीके बनर्जी फर्स्ट फुटबॉलर जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। दूसरा बात करूं मैं कुश्ती में, किसको दिया गया? कुश्ती में दिया गया था उदय चंद को। और ये हरियाणा का पहला अर्जुन अवार्ड है जो कि कुश्ती में लेकर आए थे। कौन? उदय चंद। ठीक। तीसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रिकेट के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो क्रिकेट में दिया गया था सलीम दुर्रानी को। सलीम दुर्रानी को क्रिकेट के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया। ओके, आपको ये याद रखना, अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई। 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है और अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। लगभग 20 लोगों को ये दिया गया था। और मैं बात करूं उसमें महत्वपूर्ण लोग, पीके बनर्जी पहले फुटबॉलर 1961 में दिया गया। कुश्ती में उदय चंद को दिया गया जो कि हरियाणा का पहला है। क्रिकेट की बात की जाए तो सलीम दुर्रानी को दिया गया था। अगर हम कोच की बात करें तो जो खेलों के जो कोच होते हैं ना, उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसे बोलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई। ये 2 श्रेणियों में दिया जाता, रेगुलर और लाइफ टाइम। जो दूसरी श्रेणी है इसकी लाइफ टाइम। रेगुलर में बात करें तो 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जबकि लाइफ टाइम की अगर बात की जाए तो लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए की राशि द्रोणाचार्य अवार्ड में दी जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 1985 में स्टार्ट हुआ था। ठीक। और दूसरा, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पहली महिला कौन है? पहली महिला भारोत्तोलन कोच कौन है? भारोत्तोलन कोच कौन है? हंसा शर्मा को पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। हंसा शर्मा। और किसमें? भारोत्तोलन में दिया गया था। यह आपको याद रखना है। संगीत के क्षेत्र में आपको पता है ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। दूसरा, आपसे पूछ ले ग्रैमी अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया? पंडित रविशंकर को दिया गया था। पंडित रविशंकर को दिया गया। 1967-68 में इनको दिया गया है। 1967-68 में इनको दिया गया। दूसरा, आपसे पूछ ले पहली महिला कौन है, तो पहली वुमेन की अगर बात की जाए तो कौन है? तन्वी शाह को दिया गया है। तन्वी शाह को। और कब दिया गया? 2010 में दिया गया था। उस स्लमडॉग मिलियनेयर जो मूवी है, स्लमडॉग मिलेनियम मूवी के लिए दिया गया था इन्हें। ठीक है, स्लमडॉग मिलेनियम मूवी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 2016 के विमुद्रीकरण में आरबीआई को कितने प्रतिशत रुपए प्राप्त हुए थे? 98.96%, 95.65%, 93.27% या 97.45%? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है 98.96%।
96%। दूसरा 2016 में ये नोटबंदी की गई थी। विमुद्रीकरण जो डिमोनेटाइजेशन होता है वो नोटबंदी को ही कहा जाता है और इसको सरकार लागू करती है क्योंकि इससे जो खराब मुद्रा का प्रचलन है वो बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है। ये आपको याद रखना। 2016 में हुआ। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिनके द्वारा ओवरड्राफ्ट पुस्तक भी लिखी गई है। ओवरड्राफ्ट पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दूसरा आपको याद रखना, पीएम कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। दूसरा आपसे पूछ ले कौन कौन से नोट इसमें बंद किए गए थे? तो 500 और 1000 का जो नोट है इसको इसमें बंद किया गया था। दूसरा आपसे पूछ ले भारत में पहली बार नोटबंदी या भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 1946 में हुआ था और इसे अंग्रेजों ने किया था। और उस समय पर अगर आपसे पूछ ले जब पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय पर भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो उस समय पर गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। दूसरा आपको याद रखना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर जो कि भारतीय थे वो भी कौन थे? सीडी देशमुख ही थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। ठीक है। दूसरा कब हुआ था? दूसरा डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए 1978 में हुआ था। और 1978 की बात की जाए आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। दूसरा आपसे पूछ ले पीएम कौन थे? तो पीएम थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत का पहला डिमोनेटाइजेशन भी 1978 को माना जाता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला डिमोनेटाइजेशन इसको माना जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना। 1946 में पहला हुआ। उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। दूसरा 1978 में हुआ। आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल और पीएम मोरारजी देसाई। ठीक है। और तीसरा कब हुआ? तीसरा 2016 में हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और गवर्नर उर्जित पटेल, जिनके द्वारा ओवरड्राफ्ट पुस्तक भी लिखी गई है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1993 के विश्व सम्मेलन में किसे अपनाया गया था? 1993 के विश्व सम्मेलन में किसे अपनाया गया था? एम्स्टर्डम में या हेलसिंकी में? वियना में। हेलसिंकी एंड एम्स्टर्डम। तो इसका जो राइट आंसर है वियना में है। और ये क्वेश्चन अधूरा लिखा गया। इसमें मानवाधिकार, ये एक मानवाधिकार सम्मेलन था। मानवाधिकार सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। मानवाधिकार सम्मेलन में इसको अपनाया गया। दूसरा आपसे पूछ ले विश्व मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? जो विश्व मानवाधिकार परिषद है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1946 में यूएन महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा 2006 में इसको यूएन मानवाधिकार परिषद नाम इसका कर दिया गया। मानवाधिकार परिषद इसका नाम कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, मानवाधिकार परिषद नाम कर दिया 10 जनवरी 10 जनवरी नहीं है, 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा ने
यूएन महासभा ने जो मानवाधिकार घोषणा पत्र था उसको अपनाया, मानवाधिकार घोषणा पत्र को अपनाया, घोषणा पत्र को अपनाया था। कब अपनाया? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया। इसलिए हम 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो होगा इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस, ये मानवाधिकार संगठन। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात की जाए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात की जाए, तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई। और एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दूसरा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राम सुब्रमण्यम। राम सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं राम सुब्रमण्यम, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 79वां संविधान संशोधन? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 79वां संविधान संशोधन। और इससे 2010 तक इसको बढ़ाया गया है। 2010 तक एससी एसटी का आरक्षण और जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है उसको बढ़ाया गया। दूसरा आपको याद रखना है, जो हमारा मूल संविधान है उसमें एससी एसटी और जो एंग्लो इंडियन है उनका आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो 1960 तक था। ठीक, उसके बाद 8वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1959। इसके द्वारा क्या गया? इसके द्वारा एससी एसटी का जो आरक्षण है उसे 1970 तक कर दिया गया। उसके बाद में बात करूं तो 79वां संविधान संशोधन से 2010, ऐसे ही मतलब संविधान संशोधन कर करके इसे 2030 तक ले जाया गया। अगर 2030 की बात करें तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2019 में हुआ है, इसके द्वारा 2020 से 2030 तक एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है। एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है, यह आपको याद रखना। और इसमें एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। दूसरा आपको याद रखना है, अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी की बात की जाए तो आप याद रखना आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, ठीक है। आर्टिकल 330 में क्या बताया गया है? तो लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है। लोकसभा में यदि आपसे पूछ ले एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो टोटल 84 सीटें आरक्षित हैं। जबकि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं इसमें? तो 47 सीटें आरक्षित हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 332। इसके तहत जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के आरक्षण को प्रावधान किया गया है राज्य विधानसभाओं में, ठीक है। और ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, क्योंकि हम यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर हम इसमें यूपी पुलिस के बारे में इसको पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा, ठीक है जी, राज्य विधानसभा में आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक, यूपी पुलिस में अगर हम यूपी में बात करें
तो यूपी में एससी का जो आरक्षण है विधानसभा में वो 84 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, जबकि एसटी की बात की जाए तो एसटी की बात की जाए तो 2 सीटें इसमें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और ये अभी जो नया परिसीमन हुआ है उसके अनुसार ये सीटें इसमें दी गई हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002। और हाँ, दूसरा आप इसमें ये याद रखना, एक 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसके द्वारा क्या किया गया है, नवासीवां संविधान संशोधन, उसके द्वारा क्या किया गया है, तो इसके द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है पहले एक ही थे, ठीक है, आर्टिकल 338 में दोनों थे, आर्टिकल 338 में दोनों थे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं 89वां संविधान संशोधन से, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338 ए इसमें जोड़ा गया और उसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय एसटी आयोग बनाया गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है और आर्टिकल 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है, आर्टिकल 21A में इसको शामिल किया गया है। दूसरा, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, ठीक है। कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उनको जोड़ा गया था, यह आपको याद रखना है। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, उसको इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 51A में। उसके बाद मैं आगे बात करूं 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा क्या किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार इसको बनाया गया। दूसरा, किस आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है, आर्टिकल 300A में इसको शामिल किया गया है, यह आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 300A में इसको शामिल किया गया है। आगे बात करूं 42वां संविधान संशोधन 1976, मैंने आपको बताया अभी जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। 10 मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें लागू किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। दूसरा, आपको याद रखना कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन 1976 से ही इनको जोड़ा गया था, ठीक है, आपको ये याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो रूस के संविधान से लिए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा है और टोटल कितने जोड़े थे, 10 जोड़े थे। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, समता को, न्याय या बंधुता या संप्रभुता, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला बंधुता को बढ़ावा देता है। प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो आपको याद रखना प्रस्तावना पहली बार कब पेश की गई, तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक में इसको पेश किया गया था और किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। दूसरा, इसको स्वीकार कब किया गया,
तो इसको अगर स्वीकार की बात की जाए तो इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को हुई। जेएल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। यह आपको याद रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपसे, तो संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से इनको जोड़ा गया था। और अभी तक केवल एक बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। दूसरा आपको याद रखना है, एक बेरुबारी वाद है, बेरुबारी वाद, बेरुबारी वाद 1960 आपको याद रखना है। इसके द्वारा कहा गया था कि हमारी प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, संशोधन नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा केस है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में इसका फैसला आया था, 24 अप्रैल 1973 को। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जब बेरुबारी वाद का जो फैसला है उसको पलट दिया गया और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। और आज तक केवल एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर मैं प्रस्तावना की आपसे और आगे बात करूं, तो प्रस्तावना जो है हमने किस देश के संविधान से ली है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से हमने ली है, तो इसको यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। ये आपको याद रखना, प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसमें एक संप्रभुता आपको याद रखना, संप्रभुता का क्या मतलब होता है, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम है, किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसे देशों को संप्रभुता या संप्रभु देश कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, काठमांडू, बीजिंग या ढाका। तो इसका जो राइट आंसर है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ओके, याद रहेगा आपको, भूटान की राजधानी थिम्पू। काठमांडू नेपाल की राजधानी, काठमांडू से आपको याद रखना है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है, तो सार्क का यहाँ पर मुख्यालय है। सार्क जिसे दक्षेस भी कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। दूसरा आपको याद रखना, बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी कौन सी है, बीजिंग है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। दूसरा, ढाका में ही 1906 में, ढाका में ही 1906 में अगर आपसे बात की जाए, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और किसने की थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा स्थापना, सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। कुछ राजधानी और है, उनको भी आपको याद रखना है, जैसे मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद।
ऑस्ट्रिया की राजधानी की अगर बात की जाए आपसे तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यूएसए की राजधानी की बात की जाए आपसे तो वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। अगर आपसे बात की जाए नीदरलैंड की, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम। आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है, अटल टनल है, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, या जोजिला सुरंग है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। ढोला सादिया ब्रिज भी इसको कहा जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, ढोला सादिया ब्रिज इसको कहा जाता है, लोहित नदी पर यह बना हुआ है। लोहित नदी जो किसकी एक सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की ये एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी, और उस पर ढोला सादिया ब्रिज बना हुआ है। भूपेन हजारिका सेतु भी इसको कहा जाता है। दूसरा, ये असम से अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। असम से अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। उसके बाद अटल टनल की बात की जाए, अटल टनल कहाँ पर है? तो रोहतांग जो सुरंग है, रोहतांग सुरंग का ही नया नाम अटल सुरंग है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, रोहतांग सुरंग का नाम ही अटल टनल है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। दूसरा आपको याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसे पहले चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था। चेनानी नासरी सुरंग के नाम से इसको जाना जाता था। दूसरा मैं आपसे बात करूं, यह है कहां पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला सुरंग कहां पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह भी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1998 में, 1953 में, 1991 में, या 1858 में? तो इसका राइट आंसर 1998 होने वाला है। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड ये नाबार्ड इसको संचालित करता है। और दूसरा, जो सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक या आरआरबी ये लोन मुहैया कराते हैं। दूसरा, आरआरबी से बात करूं मैं आपसे, तो भारत में जो पहला आरआरबी है कब खोला गया था? 2 अक्टूबर 1975 को पहला आरआरबी खोला गया। और कहां पर खोला गया था? मुरादाबाद में इसको खोला गया। दूसरा मैं आपसे बात करूं, मुरादाबाद में खोला गया था, प्रथमा बैंक पहला आरआरबी था। प्रथमा बैंक। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आरआरबी में सरकार का कितना योगदान होता है? 50% इसमें केंद्र सरकार का योगदान है। केंद्र सरकार 35% स्पॉन्सर बैंक का योगदान होता है। बैंक का योगदान होता है। और 15% किसके शेयर इसमें होते हैं? तो राज्य सरकार का योगदान होता है। ये आपको याद रखना है। और नाबार्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। दूसरा आपको याद रखना है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना
की गई थी। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। कि ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आगे बात करूं 1953, तो 1953 में आपको याद रखना है जो गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य थे, गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। कार्यकारी काम दोनों अलग कर दिए गए, ठीक है, विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। दूसरा 1991 की अगर मैं आपसे बात करूं, 1991 में हमने एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट अपनाया था, एलपीजी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया था। उस समय पर पीएम कौन थे? पीएम थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव पीएम थे। दूसरा आपसे पूछ ले वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एलपीजी का कॉन्सेप्ट किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया था, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी। ये आपको याद रखना। दूसरा 1858 की बात करूं, भारत सचिव का पद आया इसी के तहत। भारत सचिव और लॉर्ड स्टैनले को पहला भारत सचिव बनाया गया था। लॉर्ड स्टैनले को पहला भारत सचिव बनाया गया। दूसरा मैंने आपको बताया था स्टैनले जलाशय। स्टैनले जलाशय कहां पर है? स्टैनले जलाशय कहां पर है? तो स्टैनले जलाशय बेसिकली कहां पर है? तमिलनाडु में है और मैटूर डैम के पास में। मैटूर डैम के पास में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। लोकटक झील कहां पर प्रेजेंट है? असम में, मणिपुर में, केरला में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मणिपुर में लोकटक झील है। और दूसरी बात करूं मैं, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। लोकटक झील मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये भी आपका मणिपुर में ही स्थित है। दूसरा आपको याद रखना है कि पूर्वी भारत की यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। और यहाँ पर एक तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। दूसरा आपको याद रखना केरला। केरल से मैंने आपको बताया था वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहां पर है? केरल में स्थित है, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील है। दूसरी अष्टमुडी झील कहां पर है? अष्टमुडी झील कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? केरल में ही। अष्टमुडी झील भी केरल में ही स्थित है। दूसरा आपको याद रखना ओणम फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ओणम फेस्टिवल का आयोजन भी केरल में ही किया जाता है। और इसी फेस्टिवल के दौरान, जो कि ये 10 दिनों तक चलता है, और इसी फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर बल्लमकल्ली बोट रेस का आयोजन किया जाता है। बल्लमकल्ली बोट रेस का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और नेहरू ट्रॉफी का आयोजन है ये। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन है। और वेम्बनाड झील की सहायक झील पुत्रामदा झील में ये संपन्न होती है। उत्तरामदा झील में ये संपन्न होती है। ये आपको याद रखना है। असम का आपको याद रखना है जोनबिल मेला। जोनबिल मेला, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। आज भी यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी यहाँ पर
लागू होती है। दूसरा, असम में अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? तो असम में ही लगता है। आगे बात करूं मैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसी पोंगल फेस्टिवल के समय पर जल्लीकट्टू फेस्टिवल, यानी कि जो बुल होता है, बुल को कंट्रोल करने वाला फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।